हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी अगेन। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक है। और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए वो है आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। और चहल एकेडमी इसी के तहत एक सीरीज लेकर आई है पीवाईक्यूज की, जिसमें सारे के सारे जीएस सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यूज हैं सही जवाबों के साथ और डिटेल्ड आंसर्स के साथ आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इजी बनाएगा और आपके चांसेस बढ़ाएगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और इसी सीरीज के तहत आज हम लोग ज्योग्राफी के 2021 के जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, दिया गया है सवाना जो बेसिकली बायोम है, वेजिटेशन है, उससे रिलेटेड यहां पर आपके सर ये सवाल है दैट द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। तो यानी बेसिकली जो सवाना वेजिटेशन होता है वहां पर ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं और जो बेसिकली पेड़ होते हैं थोड़े कम देखने को मिलते हैं। बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, यानी लेकिन जो बड़े एरियाज होते हैं वहां पर आपको ज्यादा पेड़ देखने को नहीं मिलते। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली kept in check by one or more or a combination of some conditions, which of the following are such conditions। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है दिया गया है और कौन सी बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली यहाँ पर सही है या गलत है आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 इज बोरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स, नंबर 2 इज फायर, नंबर 3 इज ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, 3 एंड 4, यानी कि आपका फायर, ग्रेजिंग हर्बिवोर्स और यहां पर जो आपका सीजनल रेनफॉल है वो यहां पर सही होगा। कैसे होगा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब देखिए, सवाना इकोसिस्टम जो है वो सीधे सीधे ग्रासलैंड से ही कैरेक्टराइज होता है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफी ज्यादा आपको कम देखने को मिलते हैं और बहुत अलग अलग फैक्टर से ही कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ये बेसिकली क्या है कि कोई मेजर फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही है कि जो टर्माइट्स है वो सॉइल कंडीशन को इफेक्ट करते हैं और जो ट्री की ग्रोथ है उसको लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता। हाँ, फायर यहाँ पर जो दूसरा बेसिकली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सवाना जो है उसमें बेसिकली क्या है कि पेड़ पौधे कम होते हैं तो गर्मी की वजह से वहां पर आग लगने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं। वहीं अगर ग्रेजिंग हर्बीवोर्स की बात करें, अब सीधी सी बात है कि अगर भाई ग्रासलैंड है तो हाथी, जेब्रा या दूसरे जो बेसिकली जानवर है वो यहाँ पर ग्रेजिंग तो करेंगे ही, घास तो यहाँ पर चरेंगे ही चरेंगे। ठीक है। वही सीजनल रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है, सीजनल रेनफॉल ही होता है यहाँ पर, वेट और ड्राई सीजन दोनों होता है, क्योंकि जो आपका जो लॉन्ग ड्राई सीजन है वो पेड़ों को यहाँ पर कम उगने देता है और जो थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश होती है उसकी वजह से घास उगती है। यानी कि अगर साल भर बारिश हो रही होती तो इसको तो हम लोग सवाना कहते हैं नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाता है। और सॉइल की प्रॉपर्टीज जो होती है यहाँ पर बेसिकली एक डोमिनेंट फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पेड़ तो है ही नहीं। तो जब पेड़ ही नहीं है तो बेसिकली सॉइल की प्रॉपर्टीज वहां पर कोई ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होंगी ही नहीं। चलिए, इसी तरीके का बेसिकली एक और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। आपको यहाँ पर 4 फॉरेस्ट जो है, 4 बायोम्स जो है 4 टाइप के दिए गए हैं और किसकी कंडीशन से ये स्टेटमेंट मैच करता है वो हमको यहाँ पर बताना है। लीफ लिटर डीकंपोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम। तो यहाँ पर बेसिकली जो पत्तियां गिर जाती हैं उनका डीकंपोजिशन जो है वो ज्यादा हो जाता है और जो ऑब्वियसली बात है कि अगर पत्ती गिरेगी डीकंपोजिशन होगा तो मिट्टी ही बनेगी। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनपी। अब यहाँ पर बेसिकली प्लांट्स की हायरार्की भी बात की जा रही है कि छोटे छोटे पौधे से लेकर कैनपी तक होती है, जो पूरी की पूरी जंगल को एक तरीके से घेर लेती है। प्लस यहाँ पर एपिफाइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, रूटेड अपर ब्रांचेस ट्रीज भी आपको देखने को मिलते हैं। सर सीधी सी बात है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि जितनी तेजी से डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है उतना आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। अब लोकेशन अगर हम लोग देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, मेजरली तो आपको अमेजोन बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलता है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट डेली बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई एपिफाइट्स जैसे ऑर्चाइड्स हो गया या फिर ब्रोमिलैड्स हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और डीकंपोजिशन रेट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और लेकिन जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा ज्यादा पुअर ही होता है। वहीं अगर हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको कोल्ड रीजन में देखने को मिलते हैं, ज्यादातर आपको बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में, जिसे आप टैगा या बोरियल फॉरेस्ट बायोम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो ठंड होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और जो गर्मी का मौसम होता है मुश्किल से 2 या 3 महीने का ही होता है। अब देखो, अगर 8-9 महीने ठंड पड़ रही तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो बेसिकली पेड़ होंगे वो आपके ट्राइंगल शेप में आपको देखने को मिलेंगे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस।
यू नो। तो ये बेसिकली आपका जो कोन बेयरिंग ट्रीज है, जैसे फर हो गया, पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सब कुछ बेसिकली आपको देखने को मिलता है। और निडल लाइक लीव्स जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से जो एसिडिक सॉइल है वो आपको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ड्राई है यानी सूखा सूखा रीजन होगा, और डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि पतझड़ का मौसम, यानी कि बेसिकली जब पत्ते अपने पेड़ जब अपने पत्ते छोड़ देते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसको बेसिकली डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर हम लोग लेते हैं। इसमें आपको इंडिया का रीजन, अफ्रीका का रीजन, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉट समर्स होती है और विंटर्स में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा सूखी विंटर्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। और रेनफॉल बहुत ज्यादा एवरेज है, मॉडरेट है ना। जब मानसून का टाइम आता है तभी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है। और वेजिटेशन यहाँ पर टीक, साल, बैम्बू, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और ड्राई सीजन है तो यहाँ पर पत्तियां झड़ती है, और जब मानसून का रीजन आता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन भी देखने को मिलता है। अब अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा डेल्टा ही आता है, क्योंकि बेसिकली जो एस्चुरी रीजन है या जो कोस्टल रीजन होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का, वहां पर हमें मैंग्रोव काफी हद तक देखने को मिलता है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इसका होता है, सलाइन और ब्रैकिश वाटर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के मैंग्रोव ट्रीज आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे राइजोफेरा हो गया, या फिर एफिसिनिया हो गया, या फिर सोनेरिशिया हो गया। ये अलग अलग बेसिकली अडैप्शन आपको देखने को मिलते हैं। डिकम्पोजिशन रेट जो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफी कम है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी काफी कम देखने को मिलती है। चलिए, अब यहाँ पर प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो बेसिकली पानी है उससे रिलेटेड यहाँ पर दो स्टेटमेंट है आपके सामने। कौन सा सही आपको बताना है। पहला है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स आर इज मोर देन आई एम सो सॉरी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि जो नदियों में या फिर झीलों में जो पानी पाया जाता है क्या वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी दोनों स्टेटमेंट में जो ग्राउंड वाटर का पानी है उसको यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश की गई। तो इसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि नदियों में या झीलों में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा होता है क्या, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आपको वर्ल्ड का जितना भी फ्रेश वाटर देखने को मिलता है उसमें से 30% है वो ग्राउंड वाटर में ही देखने को मिलता है, और नदियों और झीलों में जो आपको पानी देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कम है। और रिवर्स और जो लेक है वो बेसिकली फ्रेश वाटर का 0.3% ही सिर्फ यहां पर बना पाती है, यानी कि ग्राउंड वाटर में जो फ्रेश वाटर है वो नदी और झीलों से 100 गुना, सीधे सीधे 100 टाइम्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये बिल्कुल सही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लेशियर और आइस कैप्स जो है वो अर्थ के फ्रेश वाटर का करीबन करीबन 68.7% जो है वो बेसिकली यहां पर हम देखते हैं कि ग्रो होता है, आई एम सो सॉरी पाया जाता है। और ग्राउंड वाटर जो है 30% फ्रेश वाटर तो लेकर ही आता है, ये हमें पता है। और बाकी का जो 68.7% है वो ग्लेशियर आइस कैप में है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर और आइस कैप में, दूसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर, और तीसरे नंबर पे आपके जमीन के ऊपर का पानी। चौथे स्टेटमेंट की हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर भी आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नंबर 1 इज द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। अब देखिए, इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या होता है कि जब आप 200 नॉटिकल माइल क्रॉस कर लेते हो, यानी ओपन ओशन जिसको कहते हैं। और ओशन बेड या फिर सी सरफेस पर भी बेसिकली हमें क्या है कि नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं मैग्नीज के, अलग अलग मिनरल्स के। उसको निकालना बेसिकली क्या है कि सी बेड एक्सप्लोरेशन या फिर सी माइनिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर उसके नीचे अगर किसी भी तरीके के फ्यूल्स भी मिल रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अब दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। एंड नंबर 3 इज रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 और 3, ये दोनों बेसिकली आपको सही देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो ग्लोबल ओशन कमीशन है वो सीबोर्ड एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल वाटर में लाइसेंस देता है क्या। जी नहीं, ये लाइसेंस नहीं देता, बल्कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, वो बेसिकली इसकी
लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम लोग दूसरे नंबर पे देखें, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। जी हाँ, इंडिया के पास बेसिकली लाइसेंस है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इसको दे रखा है लाइसेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के इस सी बेड माइनिंग को पूरी तरीके से लीड करते हैं। ठीक है, बाय द वे इंडिया हैज एक्सप्लोरेशन राइट्स, इंडिया के पास सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में यहाँ पर बेसिकली सी बेड माइनिंग करने के पूरी तरीके के राइट्स हैं। और यहाँ पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते हैं, उनकी माइनिंग इंडिया यहाँ पर करता है। वहीं अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल जो है सी फ्लोर में इंटरनेशनल वाटर्स में पाए जाते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पाए जाते हैं। जैसे कि आप गेट्रियम देख लीजिए, या फिर नियोडियम देख लीजिए, या फिर डायस्पोरियम देख लीजिए, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है कि पाए जाते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर वन इज इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of the trade winds, and second is in the temperate zone westerlies make the eastern section of the ocean warmer than the western section। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? आपका यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया इन द ट्रॉपिकल जोन, यानी 23.5 नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन। यानी कि बेसिकली मान लो कि अगर आप इंडिया के रीजन में देख रहे हो तो आपका अरेबियन सी जो है वो ज्यादा गर्म रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, ट्रेड विंड्स की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं। तो ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आपका जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें जो बेसिकली विंड चलती है वो तो ईस्टर्ली विंड चलती है ना, जो ईस्ट से वेस्ट बहती है। यानी कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में देखे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में देखे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहेंगी। तो ये जो बेसिकली ट्रेड विंड्स है, ये वार्म सरफेस वाटर को वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा पुश करती है, और वार्म ओशन करंट जो है वो कंटिन्यूसली वेस्टर्न साइड पे ओशन बेसिन से कांटेक्ट में आती है। जैसे कि आप गल्फ स्ट्रीम देख लीजिए अटलांटिक में, या फिर आप क्रोशियो वार्म करंट देख लीजिए पैसिफिक में। तो यहाँ पर बेसिकली जो ईस्टर्न सेक्शन है वो बेसिकली ठंडा पानी वहां पर ज्यादा होता है, कोल्डर अपवेलिंग आपको ज्यादा देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स जो है वो आपको डीप ओशन में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे पेरू करंट हो गया, कैनरी करंट हो गया, ये बेसिकली इसको और ज्यादा ठंडा बनाते हैं। वहीं अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेट जोन यानी कि आपका 30 to 60 डिग्री में, यहां पर ये बोला गया है कि जो वेस्टर्लीज है वो बेसिकली ईस्टर्न सेक्शन जो है उसको ज्यादा गर्म बना देती है इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न सेक्शन के। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टेम्परेट जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वेस्टर्लीज बहती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में। और ये जो बेसिकली विंड्स है ये वार्म ओशन करंट्स को ट्रॉपिक से लेकर बेसिकली क्या है कि ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न साइड का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गर्म कर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट में गर्म पानी लेकर आती है ईस्टर्न सेक्शन से, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के। और दूसरा अगर कैलिफोर्निया करंट और कैनेडी करंट को देखें तो इसमें बेसिकली कोल्ड वाटर होता है, और ये वेस्टर्न कोस्ट जो होता है नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका का, उसको बेसिकली थोड़ा सा ठंडा बना देती है। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, सीधी सी बात है यार, ये बहुत ज्यादा मतलब एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। फिशर वोल्केनिक रॉक, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो देखो, ब्लैक सॉइल जो होती है इसको हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। जब लावा निकलता है उसमें सिलिका की क्वांटिटी कम होती है तो विस्कोसिटी भी उसमें कम होती है, विस्कोसिटी कम होगी तो वो फैलेगा ज्यादा, स्प्रेड वो बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद बेसिकली क्या है कि सॉलिडिफिकेशन होता है, कूलिंग होता है, एंड देन फिर हम लोग देखते हैं कि उसका जब वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, तो फिर ब्लैक सॉइल हर जगह आपको देखने को मिलता है इंडिया में। जैसे अगर आप डेक्कन ट्रैप के रीजन में चले जाएं, जैसे कि महाराष्ट्र या गुजरात में या मालवा में, मध्य प्रदेश के रीजन में, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु में, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा देखने को मिलती है। खास बात यह है कि मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पानी बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ये सोख लेता है, बेसाल्टिक रॉक ही एक तरीके से। और इसमें बेसिकली आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये बेसिकली क्या आपको रिच देखने को मिलता है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 4 नदियां दी गई हैं, इसमें से 3 नदियां कौन सी ऐसी हैं जो इंडस रिवर से डायरेक्टली बेसिकली क्या है कि यहां पर मिल जाती हैं, और एक है जो इंडस रिवर से बेसिकली किसी और रास्ते से जाके मिलती। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो सतलज होगा। देखो, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है। देखो, अब अगर हम लोग इंडस रिवर को देखते हैं तो इंडस रिवर जो है
उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जो है इसका पानी जो है शेयर करते हैं। अब देखो झेलम और रावी जो है वो चेनाब से जाके मिलती है। देखो सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी इंडस है, ठीक है, तो ये जो इंडस है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब। ठीक है, चेनाब को हम लोग चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चेनाब जो है चंद्र और भागा ये दो ट्रिब्यूटरीज जो है इनसे आकर बेसिकली मिलती है। बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना इंडस की, पहले चेनाब से मिलती है फिर वो जाके इंडस में मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि झेलम और रावी जो है वो आप देख लीजिए कि झेलम और रावी पहले चेनाब से मिलती है, तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो ब्यास है वो सतलज से मिलती है, और फिर जो बेसिकली सतलज और चेनाब है वो बेसिकली क्या है कि जाकर आपके मुजफ्फरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से होते हुए आपके इंडस से जाकर मिलती है। सो दैट इज बेसिकली द सिनेरियो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में ये डिफरेंस पूछा गया था। अब अगर हम लोग एंशियंट नेम देखें सतलज का, तो वो आपको जारड्रोस देखने को मिलता है एंशियंट ग्रीक में। और वहीं अगर संस्कृत में देखते हैं तो शताद्रु या शतुद्री के नाम से इसको जाना जाता है। और ये बेसिकली क्या है कि इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है। पंजाब में बेसिकली नाम भी इन्हीं 5 नदियों की वजह से पड़ा है, पंज यानी 5 और आब यानी नदियां। ठीक है, और ये जो बेसिकली की सतलज है हिमालय में जो लेक लंगा जो रीजन है साउथ वेस्टर्न तिब्बत का, वहां से निकलती है। मैप में भी ये सारी चीजें आप क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, यहां पर बेसिकली क्या है कि आपको अ, 4 आपको रेफरेंस नेम दिए गए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि दिदवाना दिया गया है, कुचमन दिया गया है, सरगोल दिया गया है और खातू दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या है सर, ये आपकी सलाइन लेक्स है, खारे पानी की जो झील होती है वो है। और ये बेसिकली क्या है कि आपकी राजस्थान में पूरी तरीके से लोकेटेड है। अब सीधी सी बात है राजस्थान में है, और ब्रैकिश वाटर है, इनका सॉल्टी वाटर है, सलाइन लेक है, तो सॉल्ट प्रोडक्शन इसमें होगा। चलिए अब यहां पर आपको 4 नदियां दी गई हैं, और इसमें से कौन सी जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है वो आपको बतानी है। एक है आपकी ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। इसमें से कौन सी आपकी ईस्टर्न घाट से निकलती है? तो आपकी नागावली और वंशधारा जो है ये ईस्टर्न घाट से निकलती है। ब्रह्मणी जो है ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती, क्योंकि ब्रह्मणी नदी जो है वो बेसिकली झारखंड में 2 अलग नदियां हैं, एक है कोयल नदी और एक है शंख नदी। शंख और कोयल नदी के कन्फ्लुएंस से आपकी ब्राह्मणी रिवर जो है निकलती है, झारखंड से होते हुए उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये जो नागावली रिवर है ये बिल्कुल ईस्टर्न घाट से निकलती है, ये ओडिशा का जो लखबहल रीजन है वहां से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। सुवर्ण रेखा अगेन ये भी आपकी झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, झारखंड, बंगाल और ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जो वंशधारा है ये आपकी ईस्टर्न घाट से निकलती है, यानी कि बेसिकली ईस्टर्न घाट में जो लांजीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, वहां से निकलती है, आंध्र से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपके सामने 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है मोरिंगा, जिसको हम लोग ड्रम स्टिक ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्या ये एक लेग्यूमिनियस एवरग्रीन ट्री है क्या? पहला स्टेटमेंट तो ये है। और जो टैमरिन ट्री है वो बेसिकली साउथ एशिया के लिए एंडेमिक है क्या? ये आपसे बेसिकली पूछा गया। तीसरा, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज बेसिकली कलेक्टेड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पर, हाँ जी ये तो बिल्कुल सही है। और इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, जी बिल्कुल एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट इज सीड ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बिल्कुल सही बात है। देखो यार यहाँ पे ना जो स्टेटमेंट नंबर 3, 4 और 5 है ना ये सही है। मोरिंगा जो है वो बेसिकली एवरग्रीन नहीं है भाई साहब, है ना, साल भर आपको उगने को नहीं देखने को मिलता। मोदी जी का आप लोगों ने एक शॉर्ट्स भी देखा होगा, मुरिंगे के पराठे की रेसिपी बड़ी उन्हें पसंद है। मुरिंगे को उबालते थे, उसका रस निकालते थे और उसका पराठा बना के खाते थे, काफी न्यूट्रिशन होता है, काफी वायरल भी हुआ था ये। और टैमरिन ट्री जो है वो सिर्फ साउथ एशिया में ही मिलता है यार, कैसे हो सकता है? आई मीन लाइक साउथ एशिया में मिल रहा है यानी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहा है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में सिर्फ साउथ एशिया थोड़ी ना होता है, बाकी देश भी तो होते हैं। तो कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज 3, 4, 5 वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। तो देखो मोरिंगा जो है या ड्रम स्टिक जो है वो लेग्यूमिनियस एवरग्रीन जो ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि लेग्यूमिनस फैमिली में आता ही नहीं है, ये आपके मोरिंगस जो फैमिली होती है उसमें बेसिकली आता है, तो स्ट्रिक्टली गलत है ये। और ये एवरग्रीन तो बेसिकली है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब टैमरिन जो है वो साउथ एशिया में बिल्कुल भी एंडेमिक नहीं है, कि मतलब सिर्फ साउथ एशिया में ही पाया जाएगा, एक्सक्लूसिव नहीं है ये आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। हाँ, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहां पर भी पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, जो टैमरिन है उसको बेसिकली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह ट्राइबल एरियाज में लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, इन रीजन्स में अगर आप देखें तो जो सेमी वाइल्ड ट्रीज होते हैं, जो
कम जंगली पेड़ होते हैं, वहां पर आपको बेसिकली देखने को मिलता है। और अगर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है यार कि टैमरिंड को या फिर मोरिंगा की जो सीड्स है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जहां ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जो नहीं है उनको ये चाहिए होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, यहाँ पर बेसिकली आपको ज्यादा देखने को मिलता है इनका एक्सपोर्ट। और पांचवा, इसमें बिल्कुल बायोफ्यूल के तौर पर इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि मोरिंगा जो है उसमें बेसिकली क्या है कि बेन ऑयल जो है वो इसमें काफी ज्यादा होता है, तो बायोफ्यूल के नाम पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? तो ये जो केमिकल फार्मिंग है उससे किस तरीके से पर्माकल्चर अलग है वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे। 4 स्टेटमेंट है। पहला है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। मोनोकल्चर बेसिकली क्या होता है, जहां पर आप सिंगल जो क्रॉप है वो उगाते हो। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, बिल्कुल, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। तो ये बेसिकली सॉइल सैलिनिटी जो है वो ट्रेडिशनल केमिकल फार्मिंग में होती है, पर्माकल्चर में नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है। नंबर 3 इज कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन such regions। and number 4 is practice of mulching is very important in the permaculture farming but not necessary so in conventional chemical farming। कौन सा इसमें सही है? इसमें बेसिकली जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 है वो सही है, एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर हम लोग पहुंचे, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस आर डोमिनेंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर बेसिकली क्या है कि आप पर्माकल्चरल फार्मिंग बेसिकली आप कर रहे हो तो इसमें अलग अलग बेसिकली जो प्लांट स्पीशीज है आप उसको साथ में उगाने की यहाँ पर कोशिश करते हो। और जो मोनोकल्चर है वो बेसिकली आपका क्या है कि सिंगल क्रॉप होता है, जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही है दैट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी। सीधी सी बात है यार कि अगर आप केमिकल जो है वो मिट्टी में डालोगे तो सैलिनिटी तो उसकी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन पर्माकल्चर में क्या है कि आप थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनिक करते हो तो सॉइल सैलिनिटी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। इट इज वेरी सिंपल। तीसरे पे आते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दैट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि जो पर्माकल्चर फार्मिंग है वो सेमी एरिड रीजन में ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर आपको क्या है कि पानी की कमी होती है, तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक जो होती है जिससे आप कम पानी में ज्यादा सिंचाई कर सकते हो, जैसे मल्चिंग हो गया, सोइल्स हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, यहां पर ये बेसिकली बेटर होता है। वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं तो ये 4 स्टेटमेंट सही है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट सो नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो मल्चिंग होता है उससे बेसिकली क्या है कि जो सॉइल का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको रिटेन कर लिया जाता है, मॉइस्चर जो है उसका रोक लिया जाता है, फर्टिलिटी जो है इसकी काफी ज्यादा इंप्रूव कर ली जाती है। वहीं अगर हम लोग 12th नंबर पे आते हैं, अमंग द फॉलोइंग which one is the least water efficient crop, मतलब सबसे कम पानी इसमें से किसको लगता है? तो सर शुगर केन को यहाँ पर सबसे कम पानी लगता है, यानी कि बेसिकली क्या है कि आपका 1500 से 2500 मिलीमीटर जो पानी है इसको पर ईयर लगता है। ब्लैक सॉइल अलुवियल सॉइल में उगता है ये। यूपी में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर बेसिकली जो इरिगेशन है वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग सनफ्लावर की बात करते हैं तो ये 500 से 700 mm जो है वो आपको बेसिकली देखने को मिलता है, लेकिन ये पर ईयर नहीं है, पर ग्रोइंग सीजन है, पर ईयर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बाजरा की बात करते हैं यानी मोटे अनाज, पर्ल मिलेट, तो ये हाई वाटर एफिशिएंसी है, 200 से 400 mm के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। जो ड्रॉट रीजन है, राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया, वहां पे बेसिकली पानी की कमी होती है, तो वाटर एफिशिएंट क्रॉप है ये। वहीं अगर हम लोग लाल चना की बात करें जिसको हम लोग पिजन पी के नाम से भी जानते हैं, इसे मॉडरेट से हाई वाटर एफिशिएंसी जो है वो चाहिए होती है, मतलब 600 से 800 mm पानी जो होता है वो काफी होता है इसके लिए, और डीप रूटेड होती है, जड़ें इसकी काफी ज्यादा गहरी होती है, तो अगर पानी की कमी है तो वहां पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये थे आपके 2021 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप चहल एकेडमी की इस हर सब्जेक्ट की, स्पेशली ज्योग्राफी, जीएस की पीवाईक्यूज की सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहिए, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।